काशान छुट्टी पर आया था और कोमल उससे छुपती फिर रही थी, जबकि काशान कितने अरमान सजाकर आया था कोमल के लिए, लेकिन कोमल तो उसके हाथ ही नहीं लग रही थी। फौजी ट्रेनिंग पूरी करके वो पहली बार घर लौटा था। काशान कोमल के इस रवैये पर हद से ज़्यादा परेशान था। वो तो कोमल के कहने पर ही अपने पापा का बिजनेस छोड़कर कमीशन्ड ऑफिसर बनने गया था। अगले दिन जब काशान सोकर उठा तो ताया जी के पोर्शन में काफ़ी चहल पहल थी। वो जैसे ही वहाँ पहुँचा उसको लगा कि जैसे कुछ गलत होने जा रहा है। वो दरवाजे में पत्थर बना खड़ा था जब कोमल को सजा धजाकर सोफे पर लाकर बिठाया गया। वो गुस्से से आगे बढ़ने ही वाला था जब उसकी नज़र कोमल के साथ बैठे शहरियार पर पड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ, एक जीती जागती इंसान हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, छोड़िए मेरा हाथ। वो उस वक्त मेहंदी की दुल्हन बनी हुई थी। कलाइयों में लाल और सफ़ेद फूलों के गजरे थे। कांच की चूड़ियाँ जो उसकी माँ ने बड़े प्यार से पहनाई थीं, वे चूर चूर होकर फर्श पर गिर रही थीं। मगर सामने खड़ा शख्स बिना किसी लिहाज के उसकी कलाई को जोर से पकड़कर दीवार से लगा चुका था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बताओ ना, कहाँ गलती हुई मुझसे? तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। मुझे बताओ, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो? अभी तक, आज के दिन तक तुमने जो कुछ भी कहा मैंने किया, फिर क्यों तुम मेरे अलावा किसी और की हो रही हो? वो बुरी तरह टूट चुका था। देखो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो मेहंदी की दुल्हन थी और उस वक्त ये जज्बातों के हाथों मजबूर लड़का उसके कमरे में मौजूद था। किसी भी वक्त उसकी सहेली या फिर उसकी माँ आ सकती थी। आखिर उसे बाहर मेहमानों के बीच रस्मों के लिए भी तो ले जाना था। सारी चूड़ियाँ टूट कर गिर चुकी थीं, तो कुछ उसकी कलाई में भी चुभी हुई थीं। आंखों में आंसू लिए वो सिसक रही थी ताकि मेकअप ख़राब ना हो। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके उसने कहा, देखिए, ये मेरी ज़िंदगी है और मेरे फैसले हैं। जब तक आप मुझे पसंद थे सब ठीक था, लेकिन जैसे ही आप कुछ पल के लिए मेरी नज़रों से ओझल हुए, मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गलत थी। आपसे तो मुझे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। मुझे जिससे मोहब्बत है और अब मैं उसी से शादी करने जा रही हूँ। तो बेहतर होगा कि आप भी मुझे भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। बेहद सख्त लहजे में वो ये बात कह तो चुकी थी, लेकिन ये नहीं सोच पाई कि सामने खड़ा वो शख्स जो उसकी खातिर अपनी जान तक देने को तैयार था, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो नामे सिर हिलाने लगा। आंखों में आंसू थे जो अब बहकर गालों तक आ चुके थे। वो बस एक ही बात कह रहा था, नहीं, ये तुम नहीं हो सकती, ये तुम हो ही नहीं सकती। तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करती थी। मैं नहीं मानता कि तुम मेरी कोमल हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हें किसी ने मजबूर किया है ना? बताओ, कौन है वो? कौन है वो जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है? मैं उसकी जान ले लूँगा, कुछ भी कर डालूँगा, लेकिन तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूँगा। मुझे किसी इज्जत या बदनामी की परवाह नहीं है। तुम मुझे अभी के अभी उसका नाम बताओ। मगर इस बार उसने एक झटके से अपनी बाँह छुड़ाई। वो दोनों हाथों से उसके सीने पर धक्का देकर उसे खुद से दूर कर चुकी थी। शायद इतनी नफरत बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था। बेहद हैरानगी और अविश्वास से उसने अपनी मोहब्बत को देखा था, जो अब कह रही थी, जाओ यहाँ से, मर जाओ, लेकिन दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, समझे? तुम नहीं रह सकते मेरे बिना तो जाकर मर जाओ या फिर मुझे मार दो। ये वो शब्द थे जिन्हें सुनकर वो आंखें मीच चुका था। आंखें बंद करते ही कई मंजर किसी फिल्म की तरह उसके सामने लहराने लगे। कोई ऐसे कैसे बदल सकता है जिस तरह ये बदली थी? वो उसके कहने पर आज तक क्या कुछ नहीं करता आया था। उसके मुंह से बात निकलती और वो पूरा करने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार रहता था। उसी के कहने पर तो वो ट्रेनिंग के लिए गया था। हालांकि कभी भी उसका रुझान मिलिट्री की तरफ नहीं था। वो तो अपने पापा के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता था, लेकिन कोमल को मिलिट्री वाले बहुत पसंद थे और वो कहती, काशान, मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री वाले से ही, इसलिए अभी भी वक्त है, तुम खुद एक फ़ौजी बन जाओ तो मुझे पा सकते हो, वरना मुझे भूल जाओ। वो ये बात शरारत में कहती थी, लेकिन काशान को ये कहाँ गवारा था कि उसकी कोमल उसके लिए ये शब्द कहे और मजाक में भी ये बात करे। उसकी ख्वाहिश को सामने रखते हुए वो ट्रेनिंग पर चला गया था, लेकिन जब वापस आया तो ऐसा सरप्राइज़ उसे मिला कि जिस मोहब्बत की खातिर वो सारी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा था, वही मोहब्बत अब उससे बेगानी हो चुकी थी। घर में शहनाइयाँ बज रही थीं, ढोलकियों पर
टप्पे गाए जा रहे थे। एक ओर औरतों की महफिल थी तो दूसरी ओर मर्दों की। सब लोग खुश थे, खुशियों में शामिल थे, मगर वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाता हुआ टूटे हुए अंदाज में घर से बाहर निकल गया। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वो कहाँ जा रहा है। उसके दिमाग में तो बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मर जाओ तुम, मर जाओ तुम। अगर मेरे बिना रहना मुश्किल है तो जाओ, जाकर मौत को गले लगा लो। और शायद अब वो मौत को ही गले लगाने जा रहा था। सुबह सुबह आज अहमद बिला में काफ़ी गहमा गहमी थी। बच्चे और बड़े सभी सुबह सवेरे उठ चुके थे। किचन में बर्तनों के खनकने की आवाज़ें अलग थीं और पूरे घर की सफाई में व्यस्त तमाम नौकरानियां अलग अपने काम में बिजी छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक करती फिर रही थीं। बच्चे जो सुबह सुबह उठकर सोफों पर चढ़कर एक दूसरे पर कुशन उछाल रहे थे कि तभी किचन से निकलती शहनाज बेगम ने अपने दोनों पोतों को नौकरानियों को तंग करते देखा तो वहीं से अपने पाँव की ओर इशारा किया। मुर्तसम, शहबाज, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। देख नहीं रहे सफाई चल रही है, फिर भी उधम मचाया हुआ है। तुम दोनों ने, चलो अब आओ, अपने अपने कमरों में जाओ। आखिर इन शैतानों को किसने उठाया था? शहनाज बेगम माथे पर बल डालकर अपनी बड़ी बहू मरियम की तरफ देखती बोली, जो मैदे का आटा गूंद रही थी ताकि पूरियां बन सकें। अपने माथे पर आए बालों को कलाई से पीछे अटकाते हुए कहने लगी, अम्मा जी, ये दोनों ढीठ तो मेरे बिना सोते ही कहाँ हैं। जरा सी बिस्तर में हलचल देखी नहीं कि उठकर बैठ जाते हैं। आज तो इनकी खुशी की इंतहा नहीं है। सुबह सुबह उठते ही शोर मचा दिया कि आज काशान चाचू घर आने वाले हैं। शहनाज बेगम अपने बेटे का नाम सुनकर जैसे बिल्कुल ताज़ा दम हो चुकी थीं। चलती चलती अपने दोनों पोतों के पास आईं, जो दादी को देखकर उनके कंधों पर चढ़ गए थे। शहनाज बेगम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपने शरारती पोतों का वजन बर्दाश्त कर सकें। झट से सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी और कहने लगीं, जिस कदर तुम दोनों शरारती हो ना, मुझे हार्ट अटैक दिलवाओगे एक दिन। वो दोनों पोतों को बाजुओं से पकड़कर अपने पास लगा चुकी थीं और उन्हें नकली डांट लगा रही थीं कि तभी कमरे से हाथ में तस्बीह घुमाते हुए अहमद साहब भी चले आए थे। मुस्कुराकर कहने लगे, अरे बेगम, अभी तो सिर्फ तुम्हारे एक बेटे की औलाद है और तुम्हारी ये हालत हो गई। अभी तो खैर से तुम्हारे 2 बेटे बाकी हैं। जब उनकी भी औलाद होगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। शहनाज बेगम की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। कहने लगी, अरे मैं तो तरस चुकी हूँ। आखिर किस माँ को अपने बेटे की खुशियों का इंतजार नहीं होता। आज मेरा काशान अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आने वाला है। कितने महीने गुजर चुके हैं उसे देखे हुए। आज आएगा तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। ठीक 12 बजे काशान अपने घर पहुंचा था। चेहरे पर एक मुस्कान थी। 6 फुट से ऊंचा कद, गोरी रंगत, हल्की हल्की बढ़ी हुई शेप और सिर पर एक ख़ास कैप पहने, कंधों पर बैग लटकाए। जब वो लॉन्ज में दाखिल हुआ तो शहनाज बेगम दौड़ी दौड़ी आगे आई और जाकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था। आखिरकार उनका बेटा काशान अफसर बनने की सारी ट्रेनिंग लेकर आ चुका था। जब सब मुबारकबाद दे रहे थे तभी ऊपर वाले पोर्शन से नवाज साहब अपनी बीवी और बेटियों के साथ नीचे आए। काशान की नज़रें तो शायद उन्हीं की तलाश में थीं। सबसे मिलने के बाद अब बारी कोमल की थी, जिसने हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था। सिर पर सलीके से दुपट्टा रखा हुआ था, हल्का हल्का मेकअप भी किया हुआ था और मुस्कुरा रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी, दिल में उतर जाने की हद तक। काशान की आंखों को सुकून मिला था, लेकिन वो थोड़ा सा चौंका भी जरूर था। कोमल पहले से कुछ बदली बदली लग रही थी, चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था। शायद मेरी जुदाई का गम इसे उदास रखता होगा। काशान ने अपने दिल को तसल्ली दी और हल्के से मुस्कुरा दिया। जैसे ही काशान उसके सामने गया तो उसने मुस्कुराते हुए सबसे पहले उसे मुबारकबाद दी और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कोमल ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। काशान ने उसके हाथ मिलाए तो वो जैसे उस स्पर्श को तरस चुका था। इस नरम और सुकून भरे स्पर्श ने जैसे उसकी सारी थकान मिटा दी थी। अभी बहुत से गिले शिकवे थे जो वो कोमल से करना चाहता था, लेकिन सबके सामने नहीं। उस वक्त सबकी नज़रों का केंद्र काशान ही था। वो थोड़ा झुककर कोमल की आंखों के सामने आया और उसके कान में धीरे से कहा, तुमसे तो मैं अलग से हिसाब लूँगा। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। थोड़े दिन दूर किया हुआ तुमने तो अपनी आंखें ही सर पर रख लीं। कोमल उसके ये शब्द सुनकर थोड़ी हड़बड़ा गई थी, जबकि काशान अंदर दाखिल हुआ और सबके साथ आकर बैठ गया। आज अहमद साहब ने अपने बड़े भाई नवाज साहब की भी दावत अपने ही घर पर रखी हुई थी।
दोनों भाई और उनके बच्चे एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। हल्की फुल्की बातचीत भी चल रही थी। कोमल उस वक्त काशान के बिल्कुल सामने बैठी थी। कुछ देर बाद ही मेहमान मिलने के लिए फिर घर आने लगे। मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा और कोमल से दोबारा काशान की बात नहीं हो पाई। वो बस किसी भी तरह से कोमल से अकेले में मिलकर सारे गिले शिकवे मिटाना चाहता था। उससे बात करना चाहता था कि आखिर क्यों वो उससे इतनी बेरुखी दिखाती रही। वो वहाँ पर उसके लिए तड़प रहा था और कोमल नखरे पर नखरे दिखा रही थी। कहीं रात को जाकर मेहमानों की भीड़ कम हुई थी और यही सही मौका था जब काशान ने सोचा कि वो ऊपर पोर्शन में जाकर कोमल से कुछ देर के लिए मुलाकात करेगा। लेकिन तभी उसके चाचू ने उसे बुला लिया। मरता क्या न करता, उनके पास जाकर बैठ गया। लॉन में सभी बड़े मौजूद थे। काशान भी बैठा अपने दोनों भाइयों के साथ बातों में बिजी था। चाय की चुस्कियां ली जा रही थीं और काशान ट्रेनिंग के दौरान हुए कुछ मज़ेदार वाक़यों के बारे में बता रहा था। रात के करीब 10:30 बजे महफिल ख़त्म की गई थी। उस वक्त अगर काशान ऊपर पोर्शन में जाता तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी दिल के हाथों ऐसा मजबूर था कि खुद पर काबू नहीं रख पाया। मोबाइल पर पहले तो व्हाट्सएप पर कोमल को कुछ मैसेज किए, तुम नीचे आ रही हो या फिर मैं ऊपर आ जाऊं। कोमल ने मैसेज देखा तो पल में हैरानी वाले इमोजी भेजे और फिर कहने लगी, ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप, पागल हो गए हैं? ये कौन सा वक्त है मिलने का? आप सुबह आइएगा जब घर के सब लोग उठ जाएंगे। जिस पल काशान ने मैसेज पढ़ा तो हंस पड़ा। कहने लगा, क्यों? मैंने बाकी घर वालों से तो नहीं मिलना ना, मैंने तो ताया जान के सबसे पहले प्रोडक्ट कोमल नवाज से मुलाकात करनी है। मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला बच्चू, एक दफ़ा मेरे हाथ लगो। बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे। जहाँ ट्रेनिंग के थके हारे मेरे दोस्त सोने के लिए लेट जाते थे, मैं चाहे जितनी भी थकावट का शिकार होता फिर भी तुम्हारे मैसेज के इंतज़ार में बैठा रहता था। और तुम जी भरकर मुझे नज़रअंदाज करती रही। जब तक तुम मुझे एक एक बात का हिसाब नहीं दोगी मैं तो तुम्हें सोने नहीं देने वाला। बेहद दुखी मगर लाड से काशान ये बोल रहा था। जवाब में कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। काशान को ये घर और कमरे भूले हुए तो बिल्कुल नहीं थे। जानता था कि किस वक्त तक ताया जान और ताई जी दवा वगैरह लेकर सो चुके होंगे। कोमल का कमरा सीढ़ियों से जाते ही दाईं ओर मुड़ने पर सबसे पहले आता था। आसपास लॉन्ज में नज़र दौड़ाई, सब गहरी नींद में सो रहे थे। एक बूढ़ी नौकरानी थी जो बाहर लॉन में अपनी चारपाई बिछाकर सो रही थी। काशान ने गहरी सांस बाहर निकाली और बिना कोई आवाज़ किए सीढ़ियाँ चलने लगी। ऊपर पोर्शन में पहुंचने के बाद उसका रुख सीधा कोमल के कमरे की ओर था। ये पहली बार तो नहीं था जब काशान कोमल से मिलने के लिए यूं रात के वक्त आया हो। इससे पहले लगभग आज से 3 साल पहले जब कोमल का जन्मदिन था तो रात के ठीक 12 बजे केक और गिफ्ट लेकर काशान कोमल के कमरे में आया था। कोमल उस वक्त बेखबर सो रही थी जब उसने बड़े ही ध्यान से केक उठाया था। कुछ फूल भी उसने सजावट के तौर पर साथ रखे थे। और फिर जिस पल वो केक लेकर कोमल के पास पहुंचा तो अचानक कैंडल की रोशनी में काशान का चेहरा देखकर कोमल की चीख निकलने ही वाली थी। चीख क्या निकलती, काशान ने हड़बड़ी में वो केक कोमल के मुंह पर ही दे मारा। वो तो अपना हाथ उसके मुंह पर रखना चाहता था, लेकिन हाथ में तो केक था। वो केक उसके पूरे मुंह को ढक चुका था। जब तक काशान को अपनी गलती का एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे में कोमल के चेहरे पर लगी क्रीम देखकर काशान जोर से हंसा था, जबकि कोमल का तो बस नहीं चल रहा था कि चिल्ला चिल्लाकर काशान को खूब सुनाए। अगले ही पल वो बेड से उठी और अपने दोनों हाथों से काशान का गला पकड़ लिया। कहने लगी, काशान के बच्चे, ये क्या किया तुमने? कोई तमीज वमीज है कि नहीं? और जवाब में काशान ने हंसकर अपना एक हाथ कोमल की कमर पर रखा था और दूसरा हाथ उसके गाल पर लगी क्रीम पर लगाकर अपने ही मुंह में डालकर कहने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी नाजुक और नखरीली सी जान। वो 6 फीट से ऊंचा था और कोमल 5 फुट 4 इंच की दुबली पतली सी थी। वो उसे कमर से पकड़कर सीधा आईने के सामने ले गया। हल्की रोशनी में खुद को आईने में इस हाल में देखकर कोमल की चीख निकलते निकलते रह गई थी, जबकि दबे दबे हंसते काशान को देखकर वो रुकी नहीं थी, बल्कि अपने मुंह से सारी क्रीम उतार कर काशान के कपड़ों पर मल दी और उसी केक पर काशान का भी मुंह दे मारा। अब दोनों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि 10 बार मुंह धोने पर भी चेहरे से चिकनाई न उतरे। केक में लिपटी कोमल को काशान ने कमर से पकड़कर अपने करीब किया था
और धीरे से उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर उसके गाल पर लगी केक की क्रीम को अपनी जीभ से चाट लिया था। और कोमल शर्म से लाल हुई थी। काशान, क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। कोमल का दिल जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन काशान अब अपने होश में कहाँ था। कोमल के नरम गुलाबी होंठों पर लगी चॉकलेट काशान का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। और जब जब उसने अपनी जीभ कोमल के होंठों की तरफ बढ़ाई तो कोमल ने अपने होंठों पर हथेली रख ली। बस काशान, इससे आगे नहीं। ये सारे हक तुम्हें शादी के बाद मिलेंगे, समझे? ये कहकर वो एक हाथ से उसके पेट में गुदगुदी करती हुई उसकी पकड़ से आज़ाद हुई थी और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। और काशान एक गहरी सांस लेकर रह गया। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, गिन गिन कर बदले लूँगा। वो सालगिरह कोमल को हमेशा याद रहने वाली थी। और फिर उसके बाद आज दूसरी बार काशान चुपके से कोमल के कमरे में आया था। धीरे से हैंडल घुमाकर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो कोमल आज भी यूं ही एक तरफ करवट लिए सो रही थी। बेड पर औंधी पड़ी थी, बाल खुले तकिए पर बिखरे थे, चेहरे पर एक इत्मीनान और मुस्कान थी। काशान धीरे से चलता हुआ कोमल के करीब आया, एक नज़र उस पर डाली तो जैसे एक सुकून सा अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस करने लगा। आगे बढ़कर अपना हाथ कोमल की कमर पर रखना चाहा, लेकिन न जाने क्यों एक झिझक सी आड़े आ गई थी। एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसके दिल को घेर गई, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2 साल के लिए वो इस घर से क्या गया कि उसे अपनी मोहब्बत, अपनी कोमल ही पराई सी लगने लगी थी। उसने अपना हाथ कोमल के चेहरे की तरफ किया और फिर गाल पर फैले बालों को कान के पीछे करने लगा। अभी जहरा जबी के हुस्न की कुछ झलक काशान को दिखाई दी थी कि तभी कोमल की आंख खुल गई। कोमल ने एकदम से अपने ऊपर झुके हुए काशान को देखा तो गले से चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि इस बार काशान अपना हाथ कोमल के नाजुक लबों पर समय से पहले रख चुका था। और फिर दूसरा हाथ अपने लबों पर रखकर कहने लगा, शोर मत मचाओ, मैं हूँ तुम्हारा काशान। चीखने की आदत नहीं गई ना? जानती भी हो कि मेरे अलावा किसी को हक नहीं कि रात के इस पहर तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हारे इतने करीब आ सके, फिर भी यूं चीखती हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। कोमल बिल्कुल सकते की हालत में आ चुकी थी। एक पल को तो उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। काशान उसके बेहद करीब था। जैसे ही काशान को यह एहसास हुआ वो फौरन पीछे हटा। कोमल उठ बैठी थी, गहरे गहरे सांस लेने लगी। झट से तकिए के पास पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर अपने गले में डाला, जबकि काशान उसे गौर से देखे जा रहा था। सबसे पहले जाकर तो उसने कमरे को अंदर से लॉक किया था और फिर लाइट जलाकर सीधा कोमल के सामने आकर खड़ा हो गया। सीने पर अपने दोनों बाजू बांध रखे थे, जबकि कोमल सिर झुकाए बेड पर बैठी बार बार पलकें उठाती गिराती शिकायती नज़रों से काशान को देख रही थी। आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप सुबह बात कर लेते जो बात करनी थी। अगर इस वक्त कोई आ गया तो हमें एक साथ देखकर हमारे बारे में क्या सोचेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो लगा था ट्रेनिंग पर जाएंगे तो सुधर जाएंगे, लेकिन अब तो और भी बिगड़ कर आए हैं। पता नहीं बाहर रहकर और क्या क्या करते रहे होंगे। कोमल के मुंह से ये बातें सुनकर काशान को झटका लगा था। वो आगे बढ़ा और कहने लगा, कोमल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी मोहब्बत हो तुम, तुम्हें मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, और ये क्या, कैसी अजीब बातें कर रही हो? तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ये बात तुम भी जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं आ सकता। क्या मेरी जुदाई में तुम इतनी पागल हो गई हो कि इस तरह का रवैया अपनाने लगी हो? मानता हूँ इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम इस तरह की बातें करने लग जाओ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? काशान इतना कहकर कोमल के सामने बैठ चुका था। कोमल सिर झुकाए बैठी बार बार कह रही थी कि आप यहाँ मत बैठिए, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी। और काशान के अरमानों पर तो जैसे पानी फिर रहा था। वो जो तड़प कोमल की आंखों में देखना चाहता था, वो तड़प उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे तो लगा कि उसका यूं चुपके से कमरे में आना कोमल के लिए एक सरप्राइज़ होगा और वो खुशी के मारे उसके गले लग जाएगी और वो भी अपनी नाजुक सी कोमल को अपनी बाहों में समेट लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा वो उससे नाराज़ हो रही थी और कमरे से जाने के लिए कह रही थी। जिस पल पहली बार ट्रेनिंग के लिए काशान इस घर से निकला था तो सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक और खड़ी कोमल सिसक सिसक कर रो रही थी। वो तो 1 हफ्ते पहले से ही रोना शुरू कर चुकी थी। आंखें रो रो कर सो चुकी थीं, बुखार तक हो गया था, आवाज़ बैठ गई थी। एक तरफ खड़ी अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके अपने अब्बू और चाचा भी खड़े थे।
बाकी काशान के बड़े भाई भी मौजूद थे। काशान अकेले में कोमल को अपने सीने से लगाकर समझा चुका था कि देखो मेरी जान, तुम्हारी ही तो ख्वाहिश थी कि मैं एक फ़ौजी अफसर बनूं, तो देखो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही जा रहा हूँ। अब ऐसे ही रोगी तो कैसे चलेगा। बस 2 साल की तो बात है और फिर मैं बीच बीच में घर आता भी रहूँगा। मोबाइल पर तो ज़रूर तुमसे बात होती रहेगी। फिर ऐसे मत रो, मैं वीडियो कॉल भी करूँगा। तुम ऐसे रोगी तो कसम से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बैठ जाऊँगा, अपने पापा का बिजनेस संभाल लूँगा। मगर कोमल ने रोते हुए कहा था कि नहीं नहीं, आप जाइए, मैं बस धीरे धीरे आपके बिना रहना सीख जाऊँगी। जैसे तैसे ये 2 साल गुजर ही जाएंगे। क्या कोमल ने बाकी इतना ही काशान के बिना रहना सीख लिया था कि उसके आने पर वो गर्मजोशी नहीं दिखा पाई। सिर झुकाकर कह रही थी कि बस जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। और काशान भी खामोश हो चुका था। उसे लगा शायद वो बचपना अब कोमल में नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। इन 2 सालों में वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी। वो उससे मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। उससे कह रहा था कि तुम्हारे कहने पर ही तो मैं अफसर की ट्रेनिंग के लिए गया था। अब बदले में मुझे थोड़ी देर के लिए अपने पास बैठाकर मोहब्बत भरी बातें तो करो, मेरी सारी थकान गायब हो जाएगी। लेकिन कोमल ने सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा था कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप और भी तरक्की की बुलंदियों को छुएं और प्लीज़ अब मेरे कमरे से फ़िलहाल के लिए चले जाइए, क्योंकि मेरी इज्जत पर दाग लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं। काशान की ज़बान को जैसे ताला लग चुका था। वो खामोशी से उसके कमरे से उसी पल बाहर निकल आया। जब ऊपर वाले पोर्शन से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया तो सामने लॉन्ज में शहरियार खड़ा था, जो शायद किचन से पानी लेने के लिए उठा था। मगर सीढ़ियों की आहट पर उसने ठिठक कर देखा था। सवालिया निगाहों से काशान को देखने लगा, मगर काशान उसे नज़रअंदाज करता हुआ अपने कमरे में चला आया। कई तरह के सवाल थे जो उसके दिमाग में आ रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, वजह क्या है कि कोमल उसके साथ इतनी उखड़ी उखड़ी सी थी, उसे ठीक से जवाब भी नहीं दे रही थी। अगली सुबह रूटीन के अनुसार ही हुई थी। आज सुबह सुबह जब काशान उठा तो घर में औरतें मौजूद नहीं थीं। छोटे बच्चे थे जो नौकरानियों का सिर खा रहे थे। वो बाहर आया तो नौकरानी जो इस घर की बड़ी थी और सब उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। एक तरह से उन्हें इस घर की बुजुर्ग की हैसियत हासिल थी। काशान को देखकर फ़ौरन अपनी बहू नौकरानी से कहने लगी, बेटा जल्दी से काशान बाबा के लिए नाश्ता लगाओ, जाग रहे हैं, और हाँ, चाय में चीनी कम डालना, साहब जी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं। काशान मुस्कुराता हुआ आकर सोफे पर बैठा तो दोनों भतीजे उसके पास आकर बैठ चुके थे। वो बच्चों से पूछने लगा कि इस घर की औरतें कहाँ हैं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जवाब में वो बच्चे कहने लगे कि वो शादी की शॉपिंग करने गई हैं। मामा कहती हैं कि कोमल फूफो की शादी होने वाली है, इसीलिए वे ढेर सारी शॉपिंग करके लाएंगी, मेरे लिए भी सूट लाएंगी और जूते भी। काशान की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। खुशी से अपने दोनों जुड़वा भतीजों को चूम कर कहने लगा, अच्छा कोमल की शादी होने वाली है। दोनों खुश होकर उससे कहने लगे, हाँ हम बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। काशान बच्चों के मुंह से ये बातें सुनकर खुश तो हो चुका था, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि अभी तक घर में किसी ने भी उससे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। हो सकता है कि सब लोग उसे सरप्राइज़ देना चाहते हों। कोमल भी तभी शायद इस कदर रूखापन दिखा रही थी क्योंकि वो अचानक से रिश्ते को आगे बढ़ाने की खुशखबरी सुनाना चाहती होगी। ये सोचकर ही अंदर अंदर काशान खुश हो रहा था। खुशी खुशी पेट भरकर नाश्ता किया। दोपहर के 2 बजे थे जब तमाम औरतें शहरियार के साथ शॉपिंग करके वापस लौटी थीं। कोमल भी साथ ही गई थी। सबके हाथ में शॉपिंग बैग थे। शॉपिंग लाकर रखी गई और एक एक चीज़ निकाल कर फिर से देखने लगे। काशान को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तो कोमल के कपड़ों में थी। वो उन कपड़ों को देखकर ये तसव्वुर करने लगा कि जब कोमल ये पहनकर उसके बराबर में बैठेगी तो न जाने कैसी लगेगी। कोमल वहीं पर बैठी थी। कपड़ों को देखकर काशान ने उसे इशारों में कहा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े लाई हो, मुझे भी साथ ले जाती तो 2-3 सूट मेरी पसंद के भी ले लेती। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद ही सही, सारे सूट मेरी पसंद के पहनने पड़ेंगे। सरगोशीनुमा अंदाज में काशान उसे ये बात कह चुका था। जवाब में कोमल माथे पर बल डालकर काशान को देखने लगी। शर्म आनी चाहिए आपको, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, बहुत ही छिछोरे हो चुके हैं आप। मुझे आपसे इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं थी। काशान को तो हैरत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोमल हो ही ना हो।
सारी शॉपिंग उसे दिखाई जा रही थी। शहरयार भी वहीं पर मौजूद था। आखिरकार थकी हारी औरतें अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने के लिए लेट गईं और कोमल भी ऊपर जा चुकी थी। काशान के कहने पर भी उसने अकेले में काशान के साथ मिलने पर रजामंदी जाहिर नहीं की थी। उस रात मंगनी की बात चल रही थी। कहा जा रहा था कि कल मंगनी का फंक्शन रख लेते हैं, बच्चे हैं, थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे और 3 दिन माइयों के रखते हैं, ढोलकी वगैरह बजाएंगे, जरा रौनक शौनक हो जाएगी घर में। और फिर शुक्रवार वाले रोज निकाह और फिर शनिवार को वलीमा रख लेंगे। वहाँ पर ये बातें चल रही थीं और काशान सिर झुकाकर मुस्कुराकर बैठा था। हर मामले में काशान की रजामंदी पूछी जा रही थी और काशान चेहरे पर मुस्कान सजाए ये कह रहा था कि जो आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग वो करें। वो तो यही समझ रहा था कि उसकी मंगनी होने वाली है, मगर अगली सुबह जो बम काशान पर फूटा, काशान के तो वहमो गुमान में भी नहीं था। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो घर का नक्शा कुछ और ही था। घर को थोड़ी बहुत सजावट से सजाया गया था। सुबह सुबह घर की साफ सफाई शुरू कर दी गई थी। जब काशान सफ़ेद रंग का कुर्ता पहनकर तैयार होकर बाहर आया तो किसी ने भी उसे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया था, बल्कि तमाम औरतें तो पहले ही ऊपर तायाजान के पोर्शन में मौजूद थीं। काशान खुद ही चलता हुआ ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचा था और फिर जो मंजर उसने सामने देखा उससे दिल में दर्द की टीसें उठी थीं, क्योंकि सामने कोमल मंगनी का सूट पहने तैयार खड़ी थी। उसकी तस्वीरें खींची जा रही थीं, मगर जिस पल वो आकर सोफे पर बैठी और तालियां बजीं तो काशान के कदमों के नीचे से तो जमीन निकल चुकी थी। घर के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। काशान को सबसे पीछे खड़ा देखकर उसका बड़ा भाई उसे कंधों से पकड़कर कहने लगा, अरे पीछे क्या खड़े हो, आगे आओ, देखो तो शहरयार के बच्चे की तरफ, शक्ल से कितना घुन्ना मीसना लगता है, मगर हमारे ख़ानदान की सबसे प्यारी बच्ची को अपने प्यार के जाल में फांस लिया। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर कोमल ने इसमें ऐसा क्या देखा कि जो इसके साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। शहरयार को तो मानना पड़ेगा भाई। काशान का बड़ा भाई हंसते हुए जानबूझकर शहरयार को चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ कह रहा था, जबकि काशान के तो चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, क्योंकि सामने सोफे पर कोमल शहरयार के साथ बैठी थी। कोमल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और शहरयार भी धीमी सी मुस्कान सजाए बैठा था। एक पल के लिए काशान को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। ऐसा मुमकिन भी कैसे था? ये बात तो सब लोग जानते थे कि काशान और कोमल एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर भला कोमल की मंगनी शहरयार के साथ कैसे हो सकती थी? काशान अगले ही पल आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उन दोनों के सामने आया था। बिना ये जाने कि सब बड़े लोग मौजूद हैं, उसने कोमल से बोला, ये सब कुछ क्या है कोमल? ये क्या कोई मजाक चल रहा है कि आप सब लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं? यकीन मानो मेरा दिल फट जाएगा शहरयार, ये क्या तरीका है? उठो यहाँ से। तुम जानते हो ना मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो देखो, मैं कोमल के बारे में कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करूँगा। सबके चेहरे पर पहले जो मुस्कुराहट थी अब संजीदगी फैलने लगी थी, माथे पर बल पड़ चुके थे। शहनाज बेगम आगे बढ़ी और कहने लगी, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? आज तो शहरयार और कोमल की मंगनी है ना? मगर काशान अगले ही पल कहने लगा, मैं कोमल को पसंद करता हूँ। कोमल के कहने पर ही मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोमल चाहती थी। आप लोगों को नहीं पता, मैं कोमल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये क्या तरीका है? किसी बच्चे की तरह रोते हुए काशान बोल रहा था। वहाँ पर कितने ही लोग मौजूद थे, मगर सबको सांप सूंघ चुका था। शहरयार अपनी जगह से उठा नहीं था, बल्कि अपना हाथ आगे बढ़ाकर कोमल का हाथ पकड़ लिया था। कोमल भी उसका हाथ सख्ती से भींच चुकी थी और फिर कहने लगी, ये क्या बात हुई काशान? मैंने तो आपको आज तक सिर्फ अपना कजन ही माना है और एक अच्छा दोस्त समझकर ही आपको कहा था कि आप ट्रेनिंग लेकर आएं। मैंने तो कभी आपको उस नज़र से देखा ही नहीं था। मैं तो शुरू से ही शहरयार को पसंद करती थी और उसी से शादी करने वाली हूँ। आप क्यों मेरी इज्जत ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? काशान ये सब कुछ करना बंद करो। ये उसकी कोमल कह रही थी, ऐसा मुमकिन ही कैसे हो सकता था? काशान को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। और शहरयार तो उसके हर एक जज्बात से वाकिफ़ था। फिर वो अपने ही बड़े भाई को धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकता था? फ़ौरन नवाज साहब और अहमद साहब ने काशान को झिड़क दिया। कहने लगे, बेटा अगर इस तरह का कुछ था भी तो तुम पहले बताते, लेकिन अब दोनों बच्चों का रिश्ता तय हो चुका है और उनकी आपसी रजामंदी से ही हुआ है। काशान के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं था।
जब कोमल और शहरयार एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे तो वो उस महफिल से चला गया था। घर से ही बाहर आ गया, बेमकसद गाड़ी सड़कों पर चलाता रहा और फिर एक वीराने में जाकर खड़ा होकर गला फाड़ फाड़ कर चीखता रहा। इतना चीखा, इतना रोया कि उसका गला फट गया, खून उसके मुंह से बाहर आ गया था। मगर वो रोते हुए बस यही सोच रहा था कि कोमल उसे धोखा कैसे दे सकती है। क्या वो अब तक सिर्फ और सिर्फ उसे कजन मान कर, एक अच्छा दोस्त समझकर सब कुछ कह रही थी। उसने तो खुद कोमल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, वो मोहब्बत जिसे महसूस करके ही काशान उसके लिए पागल हुआ था। जब से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तब से ही काशान कोमल को पसंद करता था, लेकिन आज तक कभी ये कहने की नौबत नहीं आई थी, ना ही सीधा एक दूसरे के सामने मोहब्बत का इजहार हुआ था। मंगनी का फंक्शन अपने अंत को पहुंच चुका था। शहरयार सबके सामने मुस्कुरा रहा था और कोमल भी, मगर जैसे ही सबका ध्यान हटा तो कोमल के चेहरे पर मौत की सी जर्दी आ चुकी थी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अपनी उंगली में मौजूद शहरयार के नाम की अंगूठी उसने उतार कर अपने हाथ में पकड़ ली थी और वहां से उठकर कमरे में चली गई, जबकि शहरयार भी चुपचाप चेहरे पर संजीदगी सजाए वापस आ चुका था। काशान की यह हरकत सबको घबराने पर मजबूर कर चुकी थी। बार बार उसे कॉल की जा रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। शहनाज बेगम शहरयार की तरफ देख रही थी कि काशान ने हरकत की तो कैसे की, मगर वो अपने दिल में इस तरह की कोई बात रखता भी था तो पहले बताता। मगर शहरयार अगले ही पल बोला कि काशान भाई जो कुछ सोचते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं और कोमल एक दूसरे को पसंद करते हैं और भाई के लिए यही बेहतर है कि वो अपना सारा ध्यान अपनी जॉब पर दें, बेवजह अब मेरे और कोमल के बीच आने की कोशिश ना करें। काशान के लिए हकीकत को स्वीकार करना मुश्किल था। उसे तो इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी। 2 साल के लिए वो घर से ही तो गया था और उन 2 साल के अरसे में कोमल उसे छोड़कर शहरयार की मोहब्बत अपने दिल में जगा चुकी थी। सारी हकीकत खुलकर काशान के सामने थी, लेकिन फिर भी उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कोमल ने उसे धोखा दिया है और उसी के छोटे भाई के साथ शादी करने वाली है। कोमल तो काशान के रग रग में बसी हुई थी, मतलब वो उसे अपनी नज़रों के सामने किसी और का होता हुआ देख भी कैसे सकता था। बार बार घर से उसके माँ बाप उसे कॉल कर रहे थे, उसे बुला रहे थे, यहाँ तक कि शहनाज बेगम ने जब अपने राज दुलारे को कसम दी तब जाकर वो घर आया था। 2 दिन से वो घर से लापता था। इधर ड्यूटी भी शुरू होने वाली थी, लेकिन काशान को तो जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। वो लगातार इसी कश्मकश में डूबा था कि कोमल उसे धोखा कैसे दे सकती है। जिस दिन वो घर आया उस रोज़ मेहंदी थी। शहनाज बेगम ने अपने बेटे की उजड़ी हालत देखी तो एकदम घबरा गई। उसे अपने कमरे में ले जाकर अपने सामने बिठाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर समझाने लगी, बेटा ये सब किस्मत का लिखा होता है। अगर कोमल तुम्हारी किस्मत में होती तो तुम्हें मिल जाती। अभी तुम्हारे घर आने से 1-1.5 महीना पहले ही शहरयार ने कोमल के लिए पसंदीदगी जाहिर की थी। पहले तो मुझे भी लगता था कि कोमल और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन राज तो ये खुला कि कोमल और शहरयार एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये शहरयार की ही मर्जी थी कि जल्द से जल्द इन दोनों का रिश्ता तय करके शादी कर दी जाए। काशान चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। वो अब अपनी माँ को क्या बताता कि उसे किस तरह उसके सगे भाई और उसकी मोहब्बत ने धोखा दिया है। जैसे जैसे शाम हो रही थी शहनाज बेगम अपने बेटे के लिए सूट रखकर चली गई। बेटा ये पहन लेना और अपना मुंह ठीक रखना। कोमल दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है, तुम्हें तो कोमल से भी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन खुदा का वास्ता है कभी अपने भाई का घर बर्बाद करने के बारे में मत सोचना। काशान उस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन जैसे जैसे मोहब्बत दुख की जगह गुस्से में बदलने लगी तो वो सीधा बिना किसी लिहाज के मौका पाकर कोमल के पास पहुंच चुका था। मगर कोमल ने भी उसे यही कहा कि अगर मुझे भूल नहीं सकते तो मर जाओ। वो सारे मेहमानों के बीच घर से बाहर निकल आया। घर में मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। शहरयार और कोमल को एक साथ बिठाया गया था। मेहंदी की रस्में चल रही थी, लेकिन कहीं अंदर, बहुत अंदर कुछ टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। न शहरयार खुश था इस शादी से और न ही कोमल। कोमल की आंखों में भी आंसू थे जिन्हें वो बार बार मुस्कान से छिपाने की कोशिश कर रही थी। दिल ही दिल में बस ये कह रही थी कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना काशान। मैं तुम्हारी नफ़रत तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें टूटता बिखरता हुआ नहीं देख सकती। मेहंदी की रस्म समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कहीं भी काशान दिखाई नहीं दे रहा था। शहनाज बेगम उसे कॉल कर रही थी
कि बेटा लोग तुम्हें पूछ रहे हैं, मैं किस किस को जवाब देती फिरूंगी। खुदा के लिए हमारी इज्जत रख लो। लेकिन जवाब में काशान ने कहा था कि मेरी ड्यूटी शुरू हो चुकी है, मैं घर वापस नहीं आ सकता। आप लोग शादी एंजॉय कीजिए और मेरी तरफ से मुबारकबाद जरूर देना। अगले दिन कोमल और शहरियार का निकाह था। अहमद साहब के कहने पर ही सब मेहमानों के सामने इज्जत बनाए रखने के लिए काशान वापस घर आ चुका था। चंद लम्हों के लिए मंजर आम पर, लेकिन फिर फंक्शन से ही चला गया। जिस वक्त निकाह ख्वाह शहरियार और दुल्हन बनी बैठी कोमल के पास गया था, उसी वक्त इस फंक्शन को खैराबाद कहते काशान बाहर निकल आया था। दिल में दर्द की टीसें उठ रही थीं। वो बार बार अपना सीना मसल रहा था। हंसती खिलखिलाती उसकी बाहों में मौजूद कोमल की यादें बार बार दिमाग में आ रही थीं। अभी भी उसे कहीं ना कहीं ये बात डरा रही थी कि या तो सब कुछ झूठा है या फिर कोमल के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो अब तक उसे छुपाया गया है। वो अब तक अगर जी रहा था तो वो कोमल की मोहब्बत थी। कहीं ना कहीं कोमल अभी भी उससे मोहब्बत ज़रूर करती थी, मगर वो उसे धोखा क्यों दे गई। पहले 2 दिन तो काशान के दिल में इंतहाई रंज और दुख रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे यही दुख नफ़रत में बदलने लगा। अब उसे कोमल से नफ़रत होने लगी थी, सख्त नफ़रत। जितनी मोहब्बत करता था अब उससे कहीं ज़्यादा वो कोमल से नफ़रत करने लगा था। वो यही सोचने लगा कि कोमल को कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। अगर होती तो वो मेरा इंतज़ार करती। मैं उसकी खातिर ही फ़ौज की नौकरी में गया था, वरना मेरे पास मेरे पापा का बिजनेस था, जायदाद थी। मुझे क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। मैं उससे दूर रहा तो सिर्फ उसके लिए, और वो खुद मुझसे दूर होकर मेरे भाई के साथ ही। इस सोच के साथ काशान के दिल में नफ़रत तेज़ी से बढ़ रही थी। जहाँ रग रग में कभी कोमल की मोहब्बत बसी थी, वहाँ अब नफ़रत घर कर चुकी थी। लगभग 1 महीने तक काशान मंजर आम से बिल्कुल गायब रहा था, और उस 1 माह में वो बिल्कुल ही बेनूर हो चुका था। वहीं दूसरी ओर शहरियार और कोमल शादी के बंधन में बंधने के बाद अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके थे, और इधर हर लम्हा गुजरते हुए काशान के दिल में कोमल की पनपती नफ़रत को और भी गहरा कर रहा था। वो उसे याद करता, हर रात याद करता, लेकिन उसकी मोहब्बत में नहीं बल्कि उसकी नफ़रत में। उसे बद्दुआ देता, तुम बहुत बुरी हो कोमल, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम भी कभी चैन नहीं पाओगी, कभी खुश नहीं रह सकोगी। 1 महीने बाद जब काशान वापस घर लौटा तो सब कुछ रूटीन के मुताबिक था। पूरे घर में एक सुकून भरी खामोशी थी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जैसे ये कोई मामूली सी बात थी। हालांकि काशान जानता था ये कयामत थी जो उस पर आकर गुजरी थी, लेकिन उसकी कयामत का एहसास किसी को भी नहीं था। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो चुके थे। अभी तक ना तो कोमल उसे दिखाई दी थी और ना ही शहरियार। वो अपने कमरे में चला आया। फ्रेश होने के बाद जब दोबारा नीचे आया तो कोमल और शहरियार दोनों ही घर में दाखिल हो रहे थे। कोमल की तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही थी, रंगत पीली पड़ी हुई थी। वो लड़खड़ाकर चल रही थी और शहरियार उसे सहारा देकर अंदर ला रहा था। काशान ने दोनों को एक साथ देखा तो दिल में जहर सा पनपने लगा। दिल में नफ़रत की ज्वाला सी भड़कने लगी। काशान एक तिरछी नज़र दोनों पर डाली थी। जिस तरह कोमल की हालत थी, यही लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। काशान दोनों को नज़रअंदाज करता सामने सोफे पर बैठ चुका था और अपने भतीजों के साथ मिलकर चिप्स खाने लगा। सामने दूसरी तरफ सोफे पर कोमल आकर बैठी थी, सोफे से टेक लगाकर आंखें बंद कर चुकी थी। काशान को उसने एक नज़र देखा था, लेकिन चेहरे पर कोई ख़ास भाव नहीं आया था। नौकरानी से कहलवाकर उसके लिए जूस मंगवाया गया। शहनाज बेगम परेशानी के आलम में शहरियार से पूछ रही थी, बेटा आखिर क्या बात है, डॉक्टर क्या कहते हैं, आखिर हुआ क्या है कोमल को, कोई ख़ास परेशानी की बात तो नहीं है, आखिर दिन ब दिन ये इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही। जवाब में शहरियार ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं अम्मी, बस थोड़ा बहुत यूरिन इन्फेक्शन है, डॉक्टर कहते हैं आराम करेगी और रेगुलर दवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। काशान ने एक नज़र कोमल पर डाली थी। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, और जब काशान की नज़र उसके बालों पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक कर उसके बाल देखने लगा। उसके बाल पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले जो उसके बाल ब्राउन कलर के होते थे, जो हल्के घुंघराले हुआ करते थे। काशान को उसके बाल बहुत पसंद थे, लेकिन अब उसके बाल एकदम स्ट्रेट थे और काले रंग के थे। उसने अपने बालों को ट्रिम भी करवा लिया था। हो सकता है शहरियार को ऐसे ही बाल पसंद हो, इसलिए उसने अपने बालों का कलर चेंज कर लिया हो। नफरत से सोचते हुए काशान ने सर झटका था और कोमल के ऊपर से नजरें हटा लीं, लेकिन दिल आज बगावत कर रहा था।
बार बार नजरें कोमल के ऊपर उठने के लिए मचल रही थीं। दिल से मजबूर होकर उसने एक नज़र फिर कोमल पर डाली थी। उसकी वो खूबसूरत शहद जैसी आंखें अब उनमें पहले जैसी चमक नहीं थी। उसकी खूबसूरती बिल्कुल मुरझा चुकी थी। मगर मुझे इससे क्या, वो तो अब शहरयार की मोहब्बत है, उसकी अमानत थी। अब मरती है या फिर जीती है, इससे उसे क्या फ़र्क पड़ता था। कोमल के लिए वो बिल्कुल पत्थर दिल ही तो हो चुका था। शहरयार अब कोमल के पास सोफे पर आकर बैठ चुका था और अपने हाथों से टेबल के ऊपर रखा जूस का गिलास उठाकर उसे पिलाने लगा। कोमल को शायद कमजोरी महसूस हो रही थी, तो अचानक ही उसने अपना सर शहरयार के कंधे पर टिका दिया और शहरयार ने उसके गालों पर फैले बाल उसके कान के पीछे कर दिए थे। काशान कुछ देर तो वहाँ बैठा रहा, फिर अचानक तड़प कर कहने लगा, इतना ही रोमांस सूझ रहा है तो कमरे में क्यों नहीं चले जाते। ये जॉइंट फैमिली है, बच्चे भी देख रहे होते हैं। शादी तो कर ली है, लेकिन थोड़े मैनर्स भी सीख लीजिए। कोमल नजरें चुरा गई थी और एकदम शहरयार से अलग होकर बैठ गई, जबकि शहरयार अगले ही पल माथे पर बल डालकर बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो इधर मत देखो, चले जाओ। बेवजह हम पर जेलसी वाली नज़र मत डालो। काशान तो जल भुन चुका था। चुपचाप रिमोट एक तरफ पटकता हुआ उठकर बाहर निकल गया। न जाने क्यों, मगर कोमल को इस कदर अपमानित कर देने के बाद उसके अंदर भी बेचैनी पनपने लगी थी। सोच रहा था कि आज रात भी यहीं इस घर में रुक जाऊंगा, फिर वापस शहर चला जाऊंगा, लेकिन ये ख्याल उसे खाए जा रहा था कि कोमल की तबीयत जो बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ ना कुछ तो बात जरूर थी। उसके लंबे घने बाल जो उसकी पहचान हुआ करते थे अब इतने बारीक हो गए थे कि चोटी बनाना भी मुश्किल हो चुका था। न पहले जैसा शौक नजर आ रहा था, न पहले जैसी चमक। वो सोच रहा था कि शायद बस कुछ दिन का वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन कोमल को हर रोज़ बीमार देखकर उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आने लगी थी, बच्चा। जरूर कोमल माँ बनने वाली थी। वो शाम काशान की ज़िंदगी की सबसे अजीब शाम थी। जब गार्डन में बैठी कोमल को अकेला पाकर काशान मगन से अंदाज में चलता हुआ उसके पास आ गया। एक नज़र उसने कोमल पर डाली तो ऐसा लगा जैसे कोई अपंग व्यक्ति बैठा होता है, एकदम कमज़ोर और निढाल सी। कोमल की हालत देखकर कहने लगा, मेरी बद्दुआओं ने तुम पर बड़ा असर किया है ना? अपने पीछे काशान की आवाज़ सुनकर कोमल ने पलट कर देखा था। शायद वो रो रही थी, क्योंकि उसकी आंखें हल्की गुलाबी हो रही थीं। जल्दी से अपनी आंखें साफ करती हुई बोली, हो सकता है आपकी बद्दुआओं का ही असर हो। जवाब में काशान तंजिया मुस्कुराया, कहने लगा, जिस रोज़ तुमने मुझे धोखा दिया था ना, उस दिन से मेरी बला से तुम जिंदा रहो या मरो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर क्या करूं, कमबख्त दिल है ना कि तुम्हें देखकर फिर से तड़प उठता है। बहुत समझाया इसे कि जैसे ही लड़की धोखेबाज है, बेवफा है, दोहरी है, जिसे मोहब्बत की राहों में लाकर अब मेरे ही भाई के साथ एक बिस्तर पर जा पहुंची है। मगर क्या करूं, पता है मोहब्बत की थी ना, इसीलिए भूलने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन तुम्हें भूलने में कामयाब हो ही गया। बल्कि कभी जो तुमसे मोहब्बत किया करता था, अब वो मोहब्बत गहरी नफ़रत में बदल चुकी है। और अब तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। मेरी नज़रों के सामने अगर तुम मर भी जाओ ना, तो उस दर्द का बयान नहीं कर सकता जो मुझे तुम्हारी वजह से हुआ था। बहरहाल तुम खुश हो गई ना कि एक लड़का तुम्हारे लिए मजनू बन गया। लेकिन फ़िक्र मत करो, चंद हफ्तों बाद मैं भी शादी करके तुमसे भी प्यारी लड़की को घर में लाने वाला हूँ। उसकी हर बात वो चुपचाप सुन रही थी, फिर मुस्कुराकर बोली, अल्लाह पाक आने वाली लड़की के नसीब अच्छे करे, आपको उसके साथ रहना नसीब करे। वो इतना ही बोल पाई थी, इससे ज़्यादा बोलना अब उसमें हिम्मत नहीं थी। चुपचाप अपना सर कुर्सी की बैग से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। और वो जो कोमल को और भी बातें सुनाना चाहता था, अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता था, पता नहीं क्यों उसकी हालत देखकर खामोश हो गया और फिर धीरे से बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकलता चला गया। कोमल ने जाते हुए काशान को देखा था। 2 आंसू उसके गालों से टूट कर गिरे, जिन्हें उसने अपने दुपट्टे से पोंछ लिया। काशान, तुम भले मुझे बद्दुआ दो, लेकिन मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। आंखें फिर से बरसने के लिए तैयार हुई थीं, लेकिन इस बार उसने खुद को रोने से रोक लिया था। उस रात सबके सो जाने के बाद कोमल के कमरे से उसने शहरयार को निकलते देखा, जो बजाय कमरे में सोने के गेस्ट रूम में जाकर सो रहा था। काशान उस वक्त जहाँ पर खड़ा था वहाँ अंधेरा था, इसलिए शहरयार की उस पर नज़र नहीं पड़ी थी। लेकिन काशान अगले 2 दिन तक शहरयार और कोमल की हरकतों को नोट करने लगा और उसे एहसास हुआ
कि दोनों सबके सामने भले ही पति पत्नी थे, लेकिन जैसे ही अकेले होते तो एक दूसरे से किनारा कर लेते, जैसे उनका आपस में कोई रिश्ता ना हो। उस दिन जब डॉक्टर के पास कोमल की अपॉइंटमेंट थी, शहरयार उसे लेकर जा चुका था। न जाने क्यों, कुछ सोचकर काशान ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो जो हॉस्पिटल के बाहर आकर रुके थे, वो एक कैंसर हॉस्पिटल था, जिसमें वो दोनों अंदर चले गए। रिसेप्शन पर जाकर जब काशान ने कोमल और शहरयार के नाम पूछे, तो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने यही बताया कि उन्हें ब्रेन कैंसर है, लास्ट स्टेज पर है, पिछले 4 महीने से उनका यहाँ पर इलाज हो रहा है। काशान के तो पूरे वजूद में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी, पैरों से जान निकलती महसूस हुई। वो वहीं हॉल में पड़ी कुर्सियों में बैठ गया। अस्पताल की छत उस पर गोल गोल घूमती महसूस हो रही थी। वो घर कैसे पहुंचा उसे कुछ नहीं पता। जिस पल वो दोनों घर आए थे तो उनका सामना काशान से हुआ, और अब काशान शहरयार से सवाल कर रहा था, बताओ क्या हुआ है कोमल को? तुम लोग कैंसर हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? जबकि शहरयार एकदम चुप और खामोश खड़ा था। बोलो शहरयार, जवाब दो, चुप क्यों हो? तुमने घर वालों से ये सब कुछ क्यों छुपाया? शहरयार का गिरेबान तक काशान ने पकड़ लिया था, जबकि कोमल उसी पल लड़खड़ाकर गिर चुकी थी। शहरयार से पहले काशान आगे बढ़ा था और कोमल को अपनी गोद में उठा लिया। चीख चीख कर कहने लगा, शहरयार बताओ क्या हुआ है कोमल को? मुझे गलत ठहरा दो शहरयार, जो मैं सुनकर आ रहा हूँ कह दो कि तुम गलत सुनकर आ रहे हो। कोमल को कुछ भी नहीं हुआ, कोमल एकदम ठीक है। बोलो शहरयार, कोमल ठीक है ना? उसे कुछ भी नहीं हुआ ना? हर कोई हैरत से उन तीनों को देख रहा था, जबकि शहरयार बस रोए जा रहा था। रोते हुए वो भी कोमल की तरफ बढ़ा था, जो काशान की गोद में अब बेहोश हो चुकी थी। कोमल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कोमल के परिवार वाले और काशान के परिवार वाले सब लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। हर आंख रो रही थी। सबको सच्चाई अब पता चल चुकी थी कि कोमल को क्या बीमारी है। शहरयार नजरें झुकाए बैठा था। कोमल की माँ रोते हुए उसके पास बैठ गई। क्यों छुपाया शहरयार? अब तो बता दो, कब से मेरी बेटी इस तकलीफ से जूझ रही थी? और सबकी निगाहें शहरयार के चेहरे की ओर उठ गईं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतनी बड़ी बात छुपाने के पीछे वजह क्या थी। और काशान, वो तो बस खामोश बेजान वजूद लिए कॉरिडोर के ठंडे फर्श पर बैठा हुआ था। शहरयार सबको बता रहा था कि जब एक दिन कोमल को कॉलेज से लेने वो गया था तो रास्ते में ही कोमल को चक्कर आ गए थे। वो गाड़ी में ही बेहोश हो चुकी थी। मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ कुछ टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स कुछ दिन बाद आनी थी। और कोमल ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया था कि घर में किसी को कुछ मत बताना, बेकार में सब लोग परेशान हो जाएंगे। मम्मी मुझे डांटेंगी कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती, खाना ठीक से नहीं खाती, और बस इसीलिए मुझे चक्कर आए होंगे। जब रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब मुझे डॉक्टर का कॉल आया और मैं रिपोर्ट लेने गया और ये बात सामने आई कि कोमल को ब्रेन कैंसर है, सबसे पहले मेरा ध्यान काशान भाई की ओर गया था। डॉक्टर कहने लगे कि ब्रेन कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। हाँ, इलाज करके ज़िंदगी कुछ महीने बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोमल ज़्यादा समय तक दुनिया में नहीं रह सकती। कोमल पहले तो बहुत रोई, फिर उसने मुझसे वादा लिया कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं काशान के दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा करना चाहती हूँ, ताकि जब मैं चली जाऊँ तो उसे मेरी याद में तकलीफ़ ना हो। वो मेरी नफ़रत में बहकर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ले और खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजारे। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं बल्कि इश्क करता है। मेरी जुदाई उसे जीने नहीं देगी, वो खुद को तबाह बर्बाद कर लेगा। कोमल के कहने पर ही मैंने उससे शादी की थी। मैं जानता था जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, मगर कोमल के समझाने पर मैंने कोमल की बात मान ली, क्योंकि मुझे भी लगा कोमल सही कह रही है। क्योंकि काशान भाई की मोहब्बत का गवाह मैं खुद था कि वो कोमल से कितनी मोहब्बत करते थे। बस इसीलिए मैंने कोमल से शादी कर ली और अब कोमल मेरी बीवी है। फिर भी मैंने उसे अपने निकाह में रखने के बावजूद उस पर कोई हक नहीं जताया, कभी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ काशान भाई आपकी अमानत थी। मैंने तो बस उसकी थोड़ी सी मदद की थी। आखिर में बोलते बोलते वो काशान के सामने जाकर बैठ गया था और फूट फूट कर रोने लगा। आपको तकलीफ़ देकर मैं आपसे भी ज़्यादा तड़पता हूँ, और आज कोमल की ज़िंदगी और मौत की जंग चल रही है। कोमल ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी भी आप लोगों को ये सच्चाई ना बताऊं, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया। ये सच्चाई तो सामने आने ही वाली थी। काशान के तो पूरे वजूद में जैसे एक भूचाल सा आ चुका था।
वो डॉक्टर से कह रहा था कि बस एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए, लेकिन कोई भी उसे कोमल से मिलने नहीं दे रहा था। सारी नफरत जो उसके दिल में पनप रही थी झाग की तरह बैठ चुकी थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे, जिनका कहना था कि सॉरी, हम कोमल को नहीं बचा सके, उसकी ज़िंदगी यहीं तक थी। ये सुनकर तो जैसे काशान की दुनिया उजड़ गई। पूरे ख़ानदान में क़यामत बर्पा हो चुकी थी। जिस पल कोमल की डेड बॉडी घर लाई गई, सभी फूट फूट कर रो रहे थे, जबकि काशान को तो होश ही नहीं था। शायद कोमल उससे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अगर शहरयार हकीकत न बताता तो कभी भी काशान को सच्चाई का पता न हो पाता और वाकई वो कोमल की नफ़रत में बहकर अपनी दुनिया बसा लेता। अपने हाथों से काशान ने कोमल के वजूद को कब्र में उतारा था, फिर चुपचाप वापस घर आ गया। पहले तो चुप सादे रखा, फिर अगले ही दिन बिना बताए ड्यूटी पर चला गया। और फिर ठीक 2 घंटे बाद न्यूज़ चैनल्स पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि काशान अहमद गोली लगने से इस दुनिया से चल बसे हैं। कहा जा रहा है कि काशान अहमद ने खुद को गोली मारी है, जबकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि कुछ अनजान लोगों ने काशान अहमद पर हमला कर दिया है। ख़ानदान में एक बार फिर क़यामत टूट पड़ी थी। सबकी नज़रों में ये एक हादसा था, मगर शहरयार जानता था जब कोमल इस दुनिया में नहीं रही तो काशान कब तक जिंदा रहता। दोनों की मोहब्बत अमर थी और शहरयार उन 2 कब्रों के बीच खड़ा था। उसने घर के बड़ों से कहकर काशान की कब्र कोमल की कब्र के पास बनवाई थी। फीकी सी मुस्कान सजाकर कहने लगा, काश खुदा कोमल को बीमारी न लगाता तो आज तुम दोनों मिट्टी के नीचे न होते। तुम दोनों के जाने से हमारे घर की खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। शायद ज़िंदगी कभी फिर से हंसी की तरफ लौट ना सके। एक गहरी सांस छोड़कर दुआ के लिए शहरयार ने हाथ उठाए थे। पहले आंसू निकले, फिर होंठ हिले थे। ऐ खुदा, कभी भी 2 प्यार करने वालों को ऐसी आजमाइशों में मत डालना जैसी कोमल और काशान को झेलनी पड़ी। 1 महीने बाद कश्मीर की वादियाँ बर्फ़ से ढकी थीं, लेकिन एक घर में सन्नाटा गर्मी से भी ज़्यादा भारी था। हवेली की हर दीवार पर उदासी ने अपना बसेरा कर लिया था। शहनाज बेगम की आंखें अब भी हर सुबह बेटे की तस्वीर को देखती थीं और हर शाम उसके कमरे की खिड़की को। कोमल की मौत, फिर काशान की मौत, दोनों हादसे नहीं क़यामत थे। शहरयार अब भी घर में रहता था, मगर पहले वाला शहरयार कहीं खो गया था। वो जो हर बात पर हंसता, अब खामोशी उसकी आदत बन चुकी थी। हर शुक्रवार को वो दोनों की कब्रों पर जाता था। मिट्टी से ढकी 2 कब्रें, एक पर कोमल नवाज लिखा था और दूसरे पर कैप्टन काशान अहमद। एक दिन जैसे ही वो कब्रों के पास से घर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे पर एक कोरियर वाला खड़ा था। कुछ सामान था जो काशान का रह गया था। कांपते हाथों से शहरयार ने वो सामान लिया था, घर के अंदर आ गया। उस सामान को अपनी माँ की नज़रों से बचाकर अपने कमरे में ले आया और जब कांपते हाथों से उसका बैग खोला तो कितनी ही देर तक आंसू बहाता रहा। उसमें उसका सारा सामान था। एक तस्वीर भी थी कोमल की, एक डायरी थी जिसमें उसने अपनी बेचैनियाँ, बेकरारियाँ और फिर लास्ट के पन्ने पर अपनी नफ़रत लिखी थी। उसके बाद की पूरी डायरी खाली थी और फिर उस डायरी से एक ख़त सरक कर नीचे गिरा था। शहरयार ने वो ख़त उठा लिया और उसे पढ़ने लगा। शहरयार के नाम, काशान की आखिरी चिट्ठी। शहरयार, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगी है तो शायद अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे तुमसे शिकायत थी, बहुत गहरी, लेकिन अब नहीं है। मैंने कोमल की आंखों में मौत का डर नहीं देखा था, बल्कि उस मोहब्बत को देखा था जो वो अब भी मुझसे छुपा कर रखती थी। उसने अगर तुम्हारे हाथ थामे तो शायद इसलिए क्योंकि मेरी बाहें उस वक्त उससे दूर थीं और तुमने जो कुछ किया वो उसका साथ देने के लिए किया, ना कि मेरा दिल तोड़ने के लिए। ये सच्चाई पता न चलती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ न कर पाता, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। बल्कि मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी कोमल का ध्यान रखा। कोमल के बिना जी नहीं सकता और इस ज़िंदगी को बोझ की तरह ढोना नहीं चाहता। इसीलिए ये गुनाह कर रहा हूँ कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ एक गलत रास्ता चुनकर। मैं जानता हूँ खुदकुशी हराम है, लेकिन क्या करूँ। दिल को बहुत समझाया, लेकिन दिल समझता नहीं। बस तुम माँ का ख्याल रखना और अगर कभी किसी को मेरी कहानी बताओ तो मोहब्बत अधूरी मत बताना। कहना कि मैं आखिरी सांस तक उसी की मोहब्बत में जिया। तुम्हारा भाई काशान। शहरयार ने वो चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। आंसू गालों तक बह निकले और दिल से निकली सिसकियों ने आसमान को भिगो दिया। उसने शहनाज बेगम के हाथों में भी वो चिट्ठी दी। माँ और बेटे दोनों ही खामोश थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि शब्द अब इस दर्द के लिए छोटे पड़ने लगे थे।
मोहब्बत हमेशा मुकम्मल हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर वो सच्ची हो तो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। कब्रों से उठते हैं अब भी सिसकियों के साए, वो जो जिए थे किसी के लिए खुद को मिटा आए। मोहब्बत की मंजिल सामने थी मगर राहें अधूरी थीं, सांसें तो थीं मगर रूह में खामोशियाँ भरपूर थीं। जिस्म चले गए मगर एहसास अब भी जिंदा है, वो दो नाम जो वक्त से पहले अफसाना बन गए। दुआओं में अब भी उनकी आहट बाकी है, हर अश्क में एक अधूरी चाहत बाकी है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।